हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने 1000 रुपीज़ को इन्वेस्ट करेंगे और हम कैसे अपने 1000 को करोड़ों में बदल सकते हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि इस टाइप की वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और रिसर्च लगती है और आप हम पर भरोसा कर सकते हो। आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट भी सीखने को मिलेंगे जो कि आपको बहुत जल्दी अमीर बना सकते हैं। मेरा एक दोस्त था, यह बात है पिछले साल की, उसने स्कैम 1992 देखी थी और उसको जोश आ गया था कि मैं भी अब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा और करोड़ों कमाऊंगा। तो वो सबसे पहले मुझे कॉल करता है, क्योंकि उसको पता था कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। उसने मुझसे बोला, भाई कोई ऐसे शेयर का नाम बता जो कि मुझे बहुत सस्ते में मिल जाए और वो शेयर अगले कुछ महीनों में 100 गुना भी रिटर्न दे दे। मैं आपको बताता हूँ कि वो सोच क्या रहा था। वो सोच रहा था मेरे पास अभी 1000 रुपये हैं, मैं इनको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा और मुझे 100 गुना का रिटर्न मिलेगा, तो मेरा वो पैसा 1 लाख हो जाएगा। फिर मैं उनको फिर से इन्वेस्ट कर दूंगा और वहाँ पर भी मुझे 100 गुना का रिटर्न मिलेगा, तो मेरा पैसा 1 करोड़ हो जाएगा। फिर से मैं 1 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट कर दूंगा और मेरे पैसे 100 करोड़ हो जाएंगे। वो मुझसे बोलता है, भाई ऐसी कंपनी बता जो कि ऐसा रिटर्न दे सके। तो मैंने तो उसे साफ मना कर दिया, क्योंकि ऐसा होता है, यह तो मुमकिन है अगर हम किसी कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे और हमारा पैसा 100 गुना हो रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कंपनी का बिजनेस 100 गुना बढ़ रहा है। और इस चीज़ को होने में, मतलब 100 गुना बिजनेस को बढ़ाने में कंपनी को कई साल लग जाते हैं। और वो कह रहा था मुझे लंबा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मैं तो केवल 1 या 2 साल तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। इसी वजह से मैंने उसको नहीं बताया, क्योंकि शेयर मार्केट में इतना बड़ा रिटर्न मिलने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। कई बार तो 30-40 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा गेम होता है कंपाउंडिंग का। फिर वो मुझसे पूछता है कि भाई बता मैं किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। और वो बोल रहा था मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता, क्योंकि वो एक कंपनी में काम भी करता है और आने के बाद थक जाता है। वो फिर मुझसे बोलता है कि मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। वो मुझसे कहता है कि क्या भाई मुझे थोड़ा बता सकता है स्टॉक मार्केट के बारे में। तो मैंने उसको बताया, आजकल 2 वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं शेयर मार्केट में, पहला है सेंसेक्स और दूसरा है निफ्टी 50। तो हमारे पास 2 एक्सचेंज हैं, पहला है BSE और दूसरा है NSE। जो BSE की टॉप 30 कंपनी होती हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम सेंसेक्स बोलते हैं, और NSE में लिस्टेड टॉप 50 कंपनियों के इंडेक्स को हम निफ्टी 50 बोलते हैं। तो मैंने उससे कहा, अगर आप अपने पैसे को निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो निफ्टी 50 ने एवरेज 15% का रिटर्न दिया ही है, और कभी कभी तो निफ्टी 50 60 से 70% का रिटर्न भी दे देता है। अगर हम 1 जनवरी 1999 में निफ्टी 50 को देखें तो ये लगभग था 890 रुपये का, लेकिन इस समय 2022 में इसका प्राइस लगभग 16,000 तक जा चुका है। मतलब अगर हम इसमें लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें तो प्रॉफिट होने वाला ही है। और ठीक ऐसा ही मानना है दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का। वो भी यही कहते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो सीधे इंडेक्स फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दो, क्योंकि लॉन्ग टाइम में ये प्रॉफिट देता ही है। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना। आप निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करके एक बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हो, ये तो हमने ऊपर देख लिया, लेकिन क्या आपको पता है आप निफ्टी 50 में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हमें अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें हेल्प लेनी पड़ती है AMC की। इसका मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और यही वो कंपनी होती है जिसका दूसरा नाम होता है म्यूचुअल फंड कंपनी। अब वो मुझसे पूछने लगा, भाई मैं म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मुझे तो म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैंने कहा, टेंशन क्यों लेता है भाई, आप आए हो मनी माइंडसेट स्कूल यूट्यूब चैनल पर, तो आपको यहाँ पर पूरी जानकारी मिलेगी। देख, म्यूचुअल फंड कंपनी वो कंपनी होती है जो आपसे पैसा लेती हैं और आपके जैसे बहुत सारे लोगों से भी पैसा लेती हैं, और उसके बदले में वो आपसे छोटी सी कमीशन चार्ज करती हैं, लगभग 0.5% से लेकर 1% तक। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं। देखो, म्यूचुअल फंड 2 तरह के होते हैं। पहले म्यूचुअल फंड होते हैं एक्टिव म्यूचुअल फंड, और दूसरे म्यूचुअल फंड होते हैं पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिव म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जिसमें आपका पैसा शेयर मार्केट में लगता है, लेकिन वो म्यूचुअल फंड खुद डिसाइड करता है कि आपके पैसे को कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि एक अच्छा रिटर्न मिल सके। और पैसिव म्यूचुअल फंड वो कंपनी होती हैं, वो बोलती है हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। जब गवर्नमेंट खुद सिलेक्ट करके दे रही है कि ये हमारी टॉप कंपनी है, तो हम क्या करते हैं, अपना सारा पैसा निफ्टी 50 में डाल देते हैं। देखो, अब मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। देखा यह गया है कि अगर हम पैसिव म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं
तो हमें ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा और आपको पैसिव म्यूचुअल फंड को मैनेज करने का चार्ज भी बहुत कम देना पड़ेगा एक्टिव म्यूचुअल फंड के मुकाबले। अब अगर हम अपने पैसे को इन्वेस्ट करेंगे तो हमें कहाँ करना सही है? हम वहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट करें जहाँ पर हमें रिटर्न भी कम मिल रहा है और कंपनी भी हमसे ज़्यादा चार्ज ले रही है, या फिर वहाँ अपने पैसों को इन्वेस्ट करें जहाँ हमें रिटर्न भी ज़्यादा मिल रहा है और कंपनी हमसे कम कमीशन ले रही है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो पैसिव म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। वॉरेन बफेट भी तो यही कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी है तो पैसिव म्यूचुअल फंड में करो। चलो अब हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है, लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ज़रूर आ रहा होगा कि क्या अभी भी हम 1000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़ रुपये बना सकते हैं? तो इसका एक सीधा सा आंसर है हाँ, हम बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है? हमें स्टार्ट करनी होगी SIP किसी भी पैसिव म्यूचुअल फंड में। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब एक सिस्टमैटिक तरीके से हर महीने अपने पैसे को इन्वेस्ट करना। देखो, 1 महीने में 1000 रुपये को इन्वेस्ट करना मुझे तो नहीं लगता कोई बड़ी बात है, क्योंकि आजकल तो बच्चे भी इनसे ज़्यादा पैसों को हर महीने ख़त्म कर देते हैं। और अगर कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उसको भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है और जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा कंपाउंडिंग उतनी ज़्यादा अपनी पावर को दिखा पाएगी। स्टार्टिंग में वॉरेन बफेट के पास भी ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने 11 साल की उम्र में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी और समय के साथ कंपाउंडिंग ने अपनी पावर को दिखाया और वॉरेन बफेट आज अरबपति हैं। अभी हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हम 1000 रुपयों को केवल 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा 10 साल बाद कितना हो जाएगा। अगर हम 1000 रुपये को इन्वेस्ट करें तो हमें केवल 1.2 लाख रुपीज़ ही इन्वेस्ट कर पाएंगे और हमें 15% का रिटर्न बहुत आसानी से मिल जाता है। तो 10 साल बाद आपके 1.2 लाख रुपीज़ आज 2.7 लाख रुपीज़ बन चुके होंगे। हाँ, यह कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं लग रहा होगा। अगर हम 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते रहें तो हम टोटल 3.48 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन अब हमें रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेगा। हमें लगभग 15.16 लाख रुपीज़ मिलेंगे। अब देखा जाए तो हमें बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट करी थी 3.48 लाख की और हमें मिला है 15.16 लाख रुपीज़, मतलब हमें 12.76 लाख का तो सीधे फ़ायदा हुआ है। शायद इतना फ़ायदा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम टाइम पीरियड को थोड़ा और बढ़ा दें, चलो अब हम टाइम पीरियड को 40 साल कर देते हैं, तो हमने 40 साल में इन्वेस्टमेंट करी टोटल 4.8 लाख रुपीज़ की। लेकिन अब जो हमें रिटर्न देखने को मिलेगा उसको देखकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है, क्योंकि हमने 4.8 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट करा था, लेकिन हमें 3.14 करोड़ रुपए मिलेंगे। हमें 3.09 करोड़ का तो सीधे प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर हमने एक बेसिक एग्जांपल लिया है। आप ऐसा तो नहीं है कि हमेशा 1000 रुपये इन्वेस्ट करोगे। आप जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे और जितना ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करोगे, आप उतने ही जल्दी करोड़पति बन जाओगे। मान लो कि आप 5000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, वो भी सिर्फ 13 सालों के लिए 15% रिटर्न के हिसाब से, तो आपके पास 30 साल बाद होंगे 3.51 करोड़ रुपीज़। जब आपने 1000 रुपये को इन्वेस्ट करा था तब आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए 40 साल लग गए थे, लेकिन जब आपने 50,000 रुपये को इन्वेस्ट करा तब आपने 30 साल में इस गोल को प्राप्त कर लिया। यह पावर होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग की। अगर आप केवल 40 साल तक 5000 रुपये इन्वेस्ट करो तो आपके पास 40 साल बाद होंगे 15.46 करोड़ रुपए। अभी हम म्यूचुअल फंड और SIP से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे और वो पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद उनके बिना तो आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अभी हम डिस्कस करते हैं कि हम कमाना 1 करोड़ रुपए चाहते हैं, लेकिन लोग ट्रेडिशनली अपना पैसा कहाँ लगा देते हैं और उससे क्या होता है। लोग आजकल 5 जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। पहला है सेविंग अकाउंट, FD और RD, दूसरा है गोल्ड, तीसरा है इंश्योरेंस, चौथा है रियल एस्टेट, पांचवा है क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड। आजकल हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या केवल सेविंग अकाउंट में अपना पैसा डालती है, लेकिन उससे हमें कितना रिटर्न मिलता है? केवल 3-4% का ही। अगर आपको इतना रिटर्न मिल रहा है मतलब आपका पैसा लॉस हो रहा है, लेकिन महंगाई तो 6 से 7% बढ़ रही है। FD में मिलता है 7% का रिटर्न, मतलब अगर हम FD में अपने पैसे को डालते हैं तो हमारे पैसे की वैल्यू ना ही बढ़ेगी और ना ही घटेगी, सेम रहेगी। RD बहुत लोगों को नहीं पता होगा क्या होती है। ये FD की तरह ही रिटर्न देती है, लेकिन इसमें हम हर महीने कुछ ना कुछ पैसों को इन्वेस्ट करते रहते हैं। गोल्ड और सिल्वर भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा लॉस ना हो और आपको थोड़ा बहुत रिटर्न भी दे दे, तो गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बात करेंगे इंश्योरेंस की। देखो, इंश्योरेंस में हमें घाटा होता है, लेकिन फिर भी हमें हेल्थ इंश्योरेंस करा लेना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी मिल जाती है हेल्थ की। देखो, रियल एस्टेट में भी बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये इन्वेस्टमेंट सही भी है,
क्योंकि इसमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है समय के साथ, और यहाँ पर भी इन्वेस्ट करके आप करोड़पति बन सकते हो। अब हम फाइनली बात करेंगे म्यूचुअल फंड की, और अब आप इसको ध्यान से सुनना। जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती हैं वो अपने पैसों को 3 जगह पर इन्वेस्ट करती हैं। पहला है डेप्थ, दूसरा इक्विटी, तीसरा हाइब्रिड। फर्स्ट है डेप्थ म्यूचुअल फंड। देखो, डेप्थ म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जिसमें आपका पैसा गवर्नमेंट सेक्टर में लगता है, मतलब इसमें आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगता है, बॉन्ड्स में लगता है। इसमें एक बात बहुत अच्छी होती है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी जनसंख्या डेप्थ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। डेप्थ म्यूचुअल फंड में रिस्क बहुत ज़्यादा कम होता है, और डेप्थ म्यूचुअल फंड भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, लो ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट टर्म फंड, मिड टर्म फंड। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं सेपरेट इस पर वीडियो बना सकता हूँ। अब आप सोच रहे होगे कि मुझे तो अपना पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, तो काम आएगा हमारा अगला पॉइंट जो है इक्विटी। इसमें क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो किसी भी कंपनी में अपने पैसे को डालकर उस कंपनी में हिस्सेदारी ले लेती है। आप यहाँ पर भी 4 तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पहला है लार्ज कैप में, दूसरा है मिड कैप में, तीसरा है स्मॉल कैप में, और चौथा है मल्टी या फ्लेक्सी कैप फंड में। इसमें हमें अपने पैसे को वैसे तो स्मॉल फंड या फ्लेक्सी फंड में लगाना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, अगर आप 10 साल तक अपने पैसे को डाल सकते हो तभी इन दोनों में इन्वेस्टमेंट करना। अगर आप चाहते हो मुझे केवल 5 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप लार्ज कैप या मिड कैप में अपने पैसे को लगा सकते हो। अगर इस पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करो। तीसरे तरह का जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग का तरीका है वो है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसको समझना बहुत आसान है, क्योंकि अगर आप डेप्थ म्यूचुअल फंड का भी फ़ायदा चाहते हो और इक्विटी म्यूचुअल फंड का भी फ़ायदा चाहते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में। ये हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे एग्रेसिव हाइब्रिड, इक्विटी सेविंग, आर्बिट्रेज, मल्टी एसेट एलोकेशन, कैपिटल प्रोटेक्शन। एक छोटी सी सलाह दूंगा, कभी कैपिटल प्रोटेक्शन में अपने पैसे को इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इसमें रिटर्न बहुत कम मिलता है लेकिन आपकी कैपिटल प्रोटेक्ट रहती है। यहाँ जो मैं सारी बातें कर रहा था वो थी म्यूचुअल फंड की, वो भी एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड की, कि किस तरह कंपनी एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करती है और आपको एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में ज़्यादा प्रॉफिट कैसे हो सकता है। अब मैंने अपने दोस्त को इतना सब कुछ बताया तो बेचारा कंफ्यूज हो गया कि मुझे म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर डायरेक्ट शेयर खरीदने चाहिए, क्योंकि वो सुनकर आया था बाहर से कि इसका शेयर खरीद लो तो आपको आगे चलकर करोड़ों का प्रॉफिट हो जाएगा। फिर वो मुझसे पूछने लगा, भाई मुझे बता कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूं या फिर शेयर खरीदूं। और मुझे लगता है कि प्रॉब्लम मेरे दोस्त की नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की है, उनको कन्फ्यूज़न होता है कि क्या करें। तो मैं आपके दिमाग से इस चीज़ का कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर दूंगा, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। जब आप स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लगाते हो तो उससे क्या होता है, आप किसी कंपनी में डायरेक्ट पार्टनर बन रहे होते हो या फिर आप किसी ABC कंपनी के डायरेक्ट शेयर खरीद रहे हो। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको सहारा लेना पड़ता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी का। और मान लेते हैं आपने इन्वेस्टमेंट करा XYZ म्यूचुअल फंड में, तो उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर डिसाइड करेगा कि आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। मतलब स्टॉक मार्केट में हम डिसाइड करते हैं कि अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, लेकिन म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि आपके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है। हमें स्टॉक्स खरीदने में कंट्रोल मिलता है कि आप जब चाहें अपने पैसे को डाल सकते हैं और जब चाहें अपने पैसे को निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी ABC कंपनी का शेयर का प्राइस कम चल रहा है तो आप बिना किसी तीसरे के इंटरफेयर के अपने शेयर को खरीद सकते हैं, और जब आपको सही मौका मिले, मतलब अब आपको लग रहा है कि इसका शेयर प्राइस इससे ऊपर नहीं जाएगा, तो आप अपने शेयर को बेच सकते हो। इसमें आपका पूरा कंट्रोल होता है। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी में घाटा होता है कि जब आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उस समय वो आपसे कुछ चार्ज लेती है, तो उसको आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाना ही पड़ता है। ऐसी कंडीशन हो कि उस समय शेयर मार्केट का प्राइस बहुत ज़्यादा चल रहा है, फिर भी उन्हें अपना पैसा लगाना पड़ता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पैसा अपनी कंपनी में नहीं रख सकते, इसलिए उनको पैसा लगाना होता है। और जब समय आता है पैसा निकालने का, आपने इन्वेस्टमेंट करी है म्यूचुअल फंड में 15 साल के लिए, जब आप 15 साल बाद अपने पैसे को निकालोगे तो उनको आपको आपका पैसा देना ही पड़ेगा, भले ही उस समय मार्केट डाउन ही क्यों ना चल रही हो। लेकिन टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये 15 से 20% का रिटर्न तो बहुत आसानी से दे ही देती है, जो कि आपके इन्फ्लेशन और कंपाउंडिंग के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में जितना चाहो उतने रिटर्न ले सकते हो। मैंने अपने दोस्त से कहा इसके बावजूद भी आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है और म्यूचुअल फंड में आपको एक फंड मैनेजर मिल जाता है जो कि आपके लिए आपके पैसे को मैनेज कर रहा है। क्योंकि भाई आप एक जॉब भी करते हो तो आपको टाइम नहीं मिल पाएगा
कि आप काम से आकर कंपनियों के फंडामेंटल रिपोर्ट्स को पढ़ो। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो सकता है, इसलिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हो, इस पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आपको म्यूचुअल फंड में नहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए डायरेक्ट। क्योंकि जब आप इस पर टाइम दोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस समय कौन से शेयर को खरीदना है और किस समय कौन से शेयर को बेचना है, और इससे आपके प्रॉफिट के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, रिस्क। जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है उनके पास फंड बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग SIP स्टार्ट करते हैं। अब ये चाह कर भी अपनी इन्वेस्टमेंट को रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं बना सकते, इसीलिए इनको मजबूरी में लार्ज कैप वाली कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन शेयर्स में हम रिस्क ले सकते हैं। अगर हम अपनी एनालिसिस के दम पर बहुत ढूंढने के बाद 5 कंपनी सिलेक्ट करते हैं और उसमें से भी केवल 2-3 कंपनियों ने प्रॉफिट दे दिया ना, तो हमारा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों, इस दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर कहते हैं, इफ़ कैलकुलस एंड एल्जेब्रा was required for investing, if would have to go back delivery newspaper। देखो, शेयर मार्केट इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। अगर आप ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना सकता हूँ कि कैसे शेयर मार्केट में खुद से इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छे रिटर्न ले सकते हैं। देखो, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर और एक बिजनेसमैन है, वो बोलते हैं कि कोई भी इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम को बिना फाइनेंशियल प्लानिंग और पैसों को सेव करके नहीं अचीव कर सकता। देखा जाए तो शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट अच्छी ना लगती हो। इस दुनिया के सभी लोग पैसे के मामले में फ्री होना चाहते हैं, लेकिन ऐसे सच में बहुत कम ही लोग होते हैं जो कि सही मायने में अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बना पाते हैं। साइकोलॉजी ऑफ मनी के बुक के ऑथर बोलते हैं, जब वो एक इन्वेस्टमेंट ब्रोकर बनना चाहते थे, और वो केवल इन्वेस्टमेंट ब्रोकर इसलिए बनना चाहते थे क्योंकि इसमें बहुत अच्छा पैसा है, उन्होंने एक बैंक में इंटर्नशिप करके अपने इस सपने को पूरा करने की कोशिश करी थी। लेकिन उन्होंने 1 महीने में इस काम को छोड़ दिया था, क्योंकि उनको इतना ज़्यादा घंटे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो सोच रहे थे कि अब तो मेरी लाइफ में मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया है। मतलब वो साफ शब्दों में बोलना चाह रहे थे कि मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। ऑथर अपनी इस स्टोरी में बताना चाह रहे हैं कि आप पैसे के लिए क्या करते हो, ये इम्पोर्टेंट है, ना कि आप कितना पैसा कमाते हो। इसका सीधा सा मतलब है, ऐसा काम ढूंढिए जिसको करने में आपको मज़ा आए। वो यह भी कहते हैं कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो आपको समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है। ऑथर यह बोलते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कामयाब वो इंसान है जो कि सुबह उठे और ये बोले कि मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। वो कहते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, खुद को खुश रखने के लिए अमीर बनना चाहते हैं। उनका यह सोचना है कि मनी को ही खुश रहने का जरिया बना लिया जाए। शायद यह एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम इंसान एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं और हमारी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सभी इंसान खुश रह सकते हैं जब उनके हाथों में उनकी लाइफ हो, ना कि किसी दूसरे के हाथों में उनकी लाइफ हो, ताकि वो जब चाहें उस काम को कर सकें। तभी तो वो डिसाइड कर पाएंगे कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तभी तो ऑथर ने अपनी कहानी सुनाई थी इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने की। ऑथर कहते हैं, मैं वहाँ पे खुश नहीं था, इसलिए तो उन्होंने 1 महीने में उस जॉब को छोड़ दिया था। ऑथर ये भी कहते हैं कि पैसों को सेव करना ज़रूरी है और ये सही भी है, लेकिन पैसों को इन्वेस्टमेंट करना भी सीखना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा अपनी रियल वैल्यू को खो देगा। और इस चीज़ से बचने का केवल एक ही तरीका है, और वो है कंपाउंडिंग। मैंने आपको इसके बारे में स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।